अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, चीनी और आटा माफिया की जो रिपोर्ट आने वाली थी वो 2 हफ्ते या फिर पता नहीं कब तक लेट हो गई। हमारे शेख रशीद साहब जो हैं वो आज फरमाते हैं कि 6,000 अरब रुपए की जो ये जो IPPs का स्कैंडल है वो सामने आने वाला है। एक और बड़ी अहम खबर है कि जो नैब का नया जो ऑर्डिनेंस है उसको लाने की बातें की जा रही हैं। उसकी तारीख ख़त्म हो गई है, उसकी मुद्दत जो मियाद है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन नाजरीन, मेरा आज इन तीनों बातों पर बावजूद इसके कि मैं करना चाहता था लेकिन मैं इन पर प्रोग्राम नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि मैं उस वक्त बहुत परेशान हुआ जब आज पहले रमज़ान जब रहमतें और बरकतें, फजीलतें, इन सब की बातें हो रही थी तो गली गली, सड़क सड़क लूट मार जारी थी। आप हैरान होंगे कि ये किस किस्म की लूट मार है। ये हर किसी की जेब पर डाका डालने का प्रोग्राम था। ये रमज़ान के दौरान आप गलती से अफ्तार के लिए फल लेने के लिए बाहर निकल जाएं, फ्रूट चाट खाने को दिल करे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो चीज़ें जो कल रात तक, यानी चांद जो रमज़ान का चांद है उसकी अनाउंसमेंट होने से चंद लम्हे पहले तक जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की हो चुकी। चीनी जिसकी स्कैंडल की मैं या जिसकी रिपोर्ट की बात मैं आपसे कर रहा था, वो जो 40-50 रुपए वाली चीनी जो थी वो अब 100 रुपए से ज़ायद बिक रही है फ़ी किलो। लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रूंगी। ये हुकूमती तर्जुमान जो बात पे बात एक दूसरे के ऊपर एक अपोजिशन का कोई शख्स बोल दे तो दूसरा तर्जुमान, फिर हर तर्जुमान जो एक साइड का बंदा है सियासतदान उसके मुकाबले पे तर्जुमान। लेकिन इनमें से आज रात 10 बजने को आ गए, इनमें से कोई शख्स इस बात पर बात करने को तैयार नहीं कि पहले ही रमज़ान पूरे मुल्क के अंदर ये लूट मार का बाजार गर्म था। कोई हुक्मरान कहीं नज़र नहीं आ रहा था, कोई जो इंतज़ामिया है कहीं पर मौजूद नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो डाका डालने वाले हैं ये कौन हैं। लगता तो मुझे ऐसे है जैसे हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी का तरीक़ाकार ही भूल चुके हैं। और बाज़ औक़ात मैंने सोचने पे लगा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बेसिकली ये लूट मार करने वाले ही हमारे हुक्मरान हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PJ मीर साहब। मैं चाहूँगा मीर साहब, आज बड़ा दिल परेशान भी है, दुख भी है और थोड़ी सी जिसे कहते हैं खफत सी भी है, क्योंकि मुझे अब सहाफ़त करते भी दहाइयाँ गुजर गई। खफत इस बात की है कि आज से 2 दहाइयाँ पहले भी शायद मैं इसी मौजू पे बात किया करता था और आज भी शायद मैं मजबूर हूँ, मैं उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। बात 1-2 रुपए से 3 रुपए के होने की और 100 रुपए से 200 और 300 रुपए होने तक आ गई। लेकिन ना हमारा तरीक़ाकार बदला, ना हमारी हुकूमतें बदली, ना हमारे हुक्मरान बदले। ये सारा निज़ाम जो है, जो रमज़ान शुरू होते ही लोगों के ऊपर डाका डाला जाता है, उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है। ये कहाँ से आ जाते हैं वो लोग जो रातों रात चीज़ें दुगनी महंगी कर देते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये आपने सही कहा है। पता है, ये वो लोग हैं जो कि जिनको मैं कहूँगा कि ये मक्का से भागे हुए काफिर हैं। ये कुफार मक्का हैं, क्योंकि अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके और फिर जो आपने बात की है लोगों को लूटना और उनसे लूटना। बेचारे गरीबों, उन्होंने रोजे खोलने आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये इनको तो बात है, इनको आप मुसलमान नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान बनता है नीयत से। हमारा मजहब नीयत का है, इनकी तो नीयत ही ठीक नहीं है। आप इनको कैसे मुसलमान कह सकते हैं? ये तो वो लोग हैं कि जिनको मैं समझता हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 2 दहाइयों से आप ये बात करें, हम मुनाफिक बन गए हैं। खुदा की कसम, यहाँ इतने मुनाफिक हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम इस तरह की बातें करते हैं और जाके अगलों की जेबें लूटना शुरू कर देते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लेकिन मीर साहब, मुझे एक सॉरी, मैं आपको बात यहां काट के, क्योंकि जैसे ही आपने ये बात की मुझे रियासत मदीना भी याद आई। मुझे रियासत मदीना के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी याद आए। वो अरबों रुपए की करप्शन, आज शेख रशीद साहब 6,000 अरब रुपए की, पता नहीं वो, मुझे नहीं पता वो क्यों ये बात लोगों के सामने रख रहे थे। उनका कोई ताल्लुक नहीं है तवानाई मिनिस्ट्री से, वो रेलवे के वजीर हैं। लेकिन वो एक उम्मीद आस के जी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं 6,000 अरब रुपए के IPPs में जनाब वो करप्शन पकड़ी गई है और वो पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये लॉलीपॉप आपको पता ही है।
उससे कबल इमरान खान साहब ने ये जो कमीशन बनाया था, ये अरबों रुपए की चीनी की बात हुई, वो चीनी सर, वो चीनी 40-50 रुपए से 100 रुपए की हो गई। उस कमीशन की रिपोर्ट 2 हफ्ते लेट हो या कभी भी ना आए, लेकिन आम आदमी आज 100 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है, ये हकीकत है। और ये जो 6000 अरब हैं, ये पता नहीं कहां किसकी कौन सी बातें हैं। मुझे तो लगता है ये सारे सियासतदान मिलकर हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी। लेकिन असल मामला ये है कि ये चीज़ें इसी तरह ही महंगी हैं। हम जो है ना, जो आवाम है वो लुटते ही रहेंगे, चाहे वो किसी की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो। इसलिए कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बेईमान है, खराब है और करप्ट है। अगर ये इलेक्टोरल सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, आपका ये सवाल कभी पैदा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक साफ और शफाफ एक लीडरशिप आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आते हैं, ये पैसे दे के अपनी टिकटें लेते हैं, पैसे दे के अपने सेनेट में जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। कौन पैसे दे के लोगों की खिदमत करता है? तो जब आपका ये सिस्टम इस तरह का कैंसर बनेगा तो आगे ये जो तो फिर मीर साहब वो बात ठीक हुई ना कि यही जो चोर लुटेरे हैं, यही लूटने वाले जो, यही हमारे हुक्मरान हैं दरअसल। यही है, बिकॉज देखिए ना, जैसी अवाम वैसी लीडरशिप, सिंपल एज दैट। आपने अवाम का भी प्रोलॉग में अपना बता दिया, ये अवाम क्या कर रही है। ये वही है ना, ताजर, ये जो ट्रेडर और मुख्तलिफ, आप सारों को इसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जो प्राइस हाइक करते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो लोग हैं, ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ट्रेडर्स, ईमानदार लोगों के ऊपर एक धब्बा है। अब बात आती है, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखो कि आप जब लीडरशिप ऐसी लेके आओगी तो आपका सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? भाई ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो उठाई नहीं है, क्योंकि ये खुद ही उस चोरी के अंदर फंसे हुए और लगे हुए। ये तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको तो अपॉर्चुनिटी है। देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदकिस्मती से, बारिंग अ फ्यू, इट हैज बिकम अ बिजनेस। आप मुझे बता दो, दुनिया के कोई भी पार्लियामेंटेरियन ले लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाहिद मलिक है, उसका बाप ब्लैकबर्न में एक मेयर होता था, वो एमपी बन गया शाहिद। अब वो जब खत्म हो गया, दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ, आज वो जॉब ढूंढ रहा है, बिजनेस कर रहा है। उसके दौरान उसने कुछ भी ना वो कर सकता था ना करेगा। हमारा जो पॉलिटिशियन है वो मल्टी मिलियनर है। अब मुझे बताओ भाई, तुमने पैसे कहाँ से आए हो? इन्होंने, आप कह लो कि ये लेकिन आप ठीक, मीर साहब कंसेप्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पहले तो ये भी चलो हो जाया करता था। आपको याद होगा, आज से 2 दहाइयां, 1 दहाई पहले कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, कोई छापे की बात हमें पता लग जाती थी, कोई किसी जगह पे कोई 1-2 रुपए जो है वो सस्ती भी हो जाया करती। अब तो वो मजाक भी खत्म हो गया आवाम के साथ कि चले दिखाने के लिए ही सही, कोई दिखाने के लिए ही, दिखावे के लिए ही कोई 2-4 रुपए किलो और कोई इस तरह की बात की जाए। यहाँ हालत यह है कि यूटिलिटी स्टोर कल जो सबसे ज़्यादा कीमती दिन था, जिस दिन लोगों ने खरीदारी करनी थी रमज़ान से कबल, उस दिन वो ये हड़ताल करके बैठ गए। तो इसका मतलब या तो उनके पास सामान नहीं था या इन्होंने खुद करवाई, पता नहीं, अल्लाह जानता है कि क्या मामला हैं। वो अब फिर दोबारा से नए से खोल दिए गए। मसला ये है कि ये जो गवर्नेंस वाली बात है, जो गवर्नेंस का एरिया है रियासत का, वो कहाँ है? देखिए, तो आपने ऐसी बात की है जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितनी देर से बात कर रहा हूँ कि आपके पास, जो आपने प्राइस चेक की बात की, आपके पास मार्केट रेगुलेटर है ही कोई नहीं है। आप जाएंगे, एक दुकान में एक कीमत है, दूसरी दुकान में दूसरी कीमत है। हर जगह आप देखोगे कि चलो थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन आप जमीन आसमान का फर्क जब आप देखते हैं कि गुलबर्ग में एक प्राइस है और कोट लखपत में दूसरी। कह रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि ये किसने लाने हैं, ये किसने करना है, ये काम कौन करेगा इस मुल्क के लिए? ये वही करेंगे जिनको आप इलेक्ट करते हैं, और जिनका काम है वो होता नहीं है। आप पर मैं चीखें मारते रहते हैं कि मार्केट रेगुलेटर लेके आओ। अगर आपको याद है कि पिछली गवर्नमेंट ने वो रमजान बाजार लगाया था, प्राइस चेक्स लगाई थी। मैं उस वक्त भी कहता था, भाई तुमने क्यों सिर्फ 30 दिन के लिए प्राइस चेक्स है, तुम्हें चाहिए 12 महीने के लिए प्राइस चेक लगाओ। क्या रमजान का ही महीना है, हमने आप लोगों को अपने आप को ड्राई क्लीन करना है और उसके बाद 11 महीने वही पुराने काम करने? नो, हमने ये 12 महीने सिस्टम क्यों नहीं आ रहा रखना है, और 12 महीने से आगे 12 महीने पे चलो। हम उस पर नहीं चलते, एडॉक बेसिस पे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट, और मैंने आपको कहा ना इलेक्टोरल सिस्टम,
कि कहीं भी कोई बरेली साहब ने दोबारा राब्ता बहाल हो गया। मैं बरेली साहब, आप हमारे उस्तादों की जगह है, मैं पहले भी बात कर रहा था, 2 दहाइयों से हम वही बहस कर रहे हैं जो मीर साहब भी और मैं भी, कि मैं उस जमाने में 1 रुपए से 2 रुपए कीमत की बात करते थे, आज 100 रुपए से 200 रुपए की बात करते हैं। सारा निज़ाम वहीं का वहीं है, सारे सियासतदानों के चेहरे बदल गए, वो रियासत मदीना तक हम पहुंच गए, लेकिन बाहर अब हालत ये हो चुकी है कि दिखावे की हद तक भी कोई जो है ना गवर्नेंस नजर नहीं आती, कि कोई जाके किसी को पूछ ही ले भाई कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये लूटमार जो गली गली मचाई हुई है इन ग्राम फरोशों ने, वो भी कोई देखने को तैयार नहीं है। देखिए, एक तो आपका जो पावरफुल जो नया चौथा सुकून आया है ना, आप ये नजरअंदाज ना करें कि आपका मीडिया का भी एक बहुत रोल हो गया है इसमें। ये भी आप लोग भी एक पार्टी बन गए, तो मैं वो खास साहब की बात से पूरा इत्तेफाक तो नहीं करता, और ये बात एक कंपेन चलाना, एक प्लांटेड करना, चंद मखसूस शेरों को तवातुर से बुलाना, और हमें फौरन पता चल रहा है मीर साहब एक जानिबदाराना बात कर रहे हैं, तजिया निगार होते थे, एनालिस्ट होते थे, दुनिया भर में करते थे। आप लोग जो है वो हम लोग, यानी वो एक टीपीपी बुला दी, एक पीटीआई बुला दी, एक नून लीग बुला दी, और वो एक ही तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर हुकूमत कुछ अच्छे काम कर रही होती है तब भी होता है, कुछ नहीं है, और अगर हुकूमत जो मुखालफीन है वो कुछ तस्लीम करने से, इस तमाम सूरत हाल में जो लोग अब सोशल मीडिया या अपने मीडिया या स्क्रीनों को देख रहे हैं वो इससे कंफ्यूज होते हैं। मकसद ये कि सियासत का एक वक्त होता है, इलेक्शन का वक्त है, आप भले बहस मुबाहिसा करें, कोई और इश्यूज आए जिस पे आप करें, लेकिन चाहे जब नागात आफानी हो तो उससे इस तरह की नागानी आफत हो तो एक तबसरा किया जाता है, तजिया लाया जाता है, साइंटिस्टों को बुलाया जाता है, इकोनॉमिस्टों को कहा जाता है कि भाई इसका कोई लोगों को ये बताएं, उसको कुछ एजुकेट के दें, कुछ इंफॉर्मेशन दें। तो आप ये भी हम थोड़ा सा तस्लीम करते चले जाएं कि हम लोग जो एक हमने बड़ा अपने को एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है मीडिया, मुकद्दस गाय देखे अगर तारिक जमील ने तो खैर जो कुछ करा हुआ ऐसा लगा भाई, बाकी वो तो जो कुछ करते रहे इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है, मुसलसल लगे हुए कुछ चैनल जो है झूठ। लेकिन बरेली साहब, मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल जो था वो इस वक्त जो गिरानी है मार्केट के अंदर, जो इस वक्त लुटमार मची हुई है, जो 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक रही है, मैं आपको बताऊं, मैं उससे मुताल्लिक बात कर रहा था। टमाटर 350 रुपए किलो मिलता था, ये भी हकीकत है कि 50 रुपए किलो मिल रहा है। नहीं, वो 350 उसकी कोई ऐसी कीमत नहीं थी जो रेगुलर कीमत हो। टमाटर कभी भी 350 का रेगुलर नहीं मिलता। चीजें जो है फल फ्रूट की, क्योंकि मैं भी भाई सामने ठेले से खरीद रहा हूँ रोजाना, जी जी, ये पहले भी यही से लेता था, जब प्याज की और टमाटर की और जो फल सब्जी की, जी जी, गिरानी जो उन चीजों में यकीनन बढ़ी है जिसपे जो है कुछ चीजों पर आई है। लेकिन एक तो बात यह है कि मसला सिर्फ ये नहीं है, बात बुनियादी तौर पर यह है कि स्टेट की रेटी नहीं है, गवर्नमेंट की रेटी नहीं है। आपने किसी भी मामले में, वो कहते हैं जी आप तरावी के लिए मस्जिदें वो करें, ये सफे लगे, कोई मांगता है? आप दुकानदारों से कहते हैं कि आप इस वक्त खोलें, इन चीजों में बेचने, कोई रखता है? कोई लिस्ट लगाता है? जब गवर्नमेंट की रेट खत्म हो जाए, आपकी दुनिया में तो इस तरह नहीं होता ना, जब वो एक बार कहते हैं तो करवाते हैं। या क्या आपने तस्वीरें नहीं देखी कि लोगों का हुजूम जो है वो बाजारों में खड़ा है? बिल्कुल, अब तो लोग शटर नीचे रख के तो अंदर सब कुछ बेच रहे हैं। तो चाहे आप महंगाई करें, चाहे आप अपने ये जो और जो लॉज जो गवर्नमेंट मतलब बैड गवर्नेंस का है, स्टेट ही नहीं है जो अपनी रेट मनवा सके, चाहे महंगाई हो, चाहे वो तर्ज हुकूमत हो, जी, चाहे वो ये रोजमर्रा के मामलात हो। सही। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो मीर साहब का जो पॉइंट है कि हमारा चूंकि इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है, अवाम की जो एक्चुअल इंतखाब है वो हम तक नहीं आ सकता, एक्चुअल जो नुमाइंदगी है वो नहीं आ सकती, ये सब ये वही जो एक्चुअली लुटेरे ही किसी तौर हमारे हुक्मरान बन जाते हैं, किसी भी तौर से, किसी भी शक्ल में। तो इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने के लिए आप माशाल्लाह, अब आपको कई दिहाइयाँ गुजर गई सहाफत करते और ये बात करते और एनालिसिस करते, इलेक्टोरल सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हम आने वाले जो अपना निज़ाम है जिसके लिए हम चीखते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो सारा सिस्टम ठीक किया जा सके? वो देखिए दूसरी कर सकते हैं। मीर साहब भी माशाल्लाह बड़े कब से कवरेज कर रहे हैं, करीब से इन्होंने जाना है, देखा है, इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया है, साथ उठे बैठे भी हैं, जो इन्होंने तो खैर बरतानिया में अरसा गुजारा है वगैरह। वजह यह है कि मशरकी पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था क्यों सही हो गया, इसलिए कि जनाब उन्होंने वहां सबसे पहले फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया था 54 में।
वो जब उन्होंने जगतू फ्रंट बनाया था, भुट्टो साहब ने कोशिश करी थी। हाँ। उसके बाद होता ये है कि सबको जो है खास आपसे बहुत उम्मीद थी हम, और आप पूरी यूथ उनके साथ थी। थोड़ा अगर वो सब्र कर लेते इस इलेक्शन में जुलाई 2018 में, और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर ना चलता, और ये जो 2-2, 4-4 वोट एमकेएम की 4 वैसाखियां, अगर ये सब्र कर लेते, इसी तरह वही जो गलती बेनजीर भुट्टो ने की थी। हाँ। तो मीर साहब दावा कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं एमएनए जो जरदारी गवर्नमेंट में बैठे थे, जो नून लीग गवर्नमेंट में भी थे। आप ये कैसे तवक्को करें कि इस कोई यहाँ का एक आम आदमी को ये सहूलत पहुंचाएंगे? ये तो या तो अपने गाँव में बैठे होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं, ये अपने हल्के में ही नहीं होते। पहले जो है वो जो इलेक्टेड एमएनए एमपी होता था, वो लोगों की दस्तरत में होता था, लोग जानते थे, वो उनकी दादस्ती करते थे। खैर ये फ्यूडल अभी अपने हारियों की तो करते हैं अपने वोट लेने के लिए। अगर दादू का है, अगर शिकारपुर का है, या कुरैशी साहब वजीर खारजा होते हुए मुल्तान जरूर जाते हैं, और वहां पर जरूर अपनी वो जो उनकी आबाई जो दरगाह है वहां पर जरूर हाजिर देते हैं, क्योंकि उनका वोटर हारी वोटर है या उनका वोटर है। लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम हो ही नहीं सकता चेंज। उसमें इलेक्शन कमीशन, आप देखिए इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर किए गए लोगों ने असासे, उनमें रिकॉर्ड बताया कि आदम सवाती के पास इतने अरब रुपया है। उनसे आप अगर इलेक्शन कमीशन ही दुरुस्त हो जाता, और उन लोगों को जिन्होंने हर एक को पता है कि एमएनए जो है 25 करोड़ में होता है, एमपीए जो है 15 करोड़ में होता है, पता है किस एमएनए और एमपीए को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अब ये नहीं, जब इलेक्शन कमीशन कर ले, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है, उसने इस सिलसिले में क्या कर लिया। तो जनाब अगर, और इसीलिए मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि जनाब ये जो आप राशन नहीं मिल रहा, ये आपने देखें, ये जो इमरान खान जिसको बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ 20 लाख लोग, और ये वही बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हैं। आज ही अखबार में रिपोर्ट है कि इसमें 8,40,000 वो लोग थे जो सरकारी अफसरान की बीवियां मुतलकाओं और बेवाओं पे ले रखी थी। ये इतने सपाट सरकारी अफसर हैं, इनकी जो तस्वीरें छापनी चाहिए थी, इनको तो टेलीविजन पे दिखाना चाहिए था, इनके तो कोड़े पड़ने चाहिए थे कि बेचारी 12,000 रुपए जो मुतलकाओं लेते, बिल्कुल पिछले 10 साल से रखा रहे थे। मीर साहब मुझे खुद गवर्नमेंट ने दिया कि जी आज मजीद लोगों को शायद कुछ 40,000, 8,40,000 लोग आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से ये 12,000 रुपए के सारे खा रहे होंगे, तो कितने अरब रुपए ले गए। ये तो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट का हाल है। वजह ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत भी ये हुआ था कि हर एमएनए और एमपीए को दे दिए गए थे 5-5 हजार जो है वो कार्ड, उसने अपने हल्के के, अपने दोस्तों के, अहबाब के, हारियों के कर दिए। तो आप किसी चीज को उठाएंगे? बिल्कुल सही है कि जब तक इलेक्टोरल सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, जब तक के दरमियाना तबके का उन्हीं का नुमाइंदा उस इलाके से नहीं आएगा, या मच्छर कॉलोनी, गरीबाबाद, लियारी में जीता वही सरदार, नवाब या कोई बड़े खानदान का बेटा है, तो कैसे हल करेगा मसला? वहां रहता ही नहीं है, वो फेस ही नहीं करता इन इश्यूज को। अच्छा मीर साहब, आपका एक्सपोजर जो है, आप लंदन में भी रहे हैं, दूसरे ममालिक भी आते जाते रहे हैं, बरेलवी साहब भी आते जाते रहे, आप क्या समझते हैं कि ये जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं, जिसको आप इलेक्टोरल प्रोसेस कहते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए आज आटे चीनी का मसला भी है, मेरे आने वाली नस्लों का मसला भी है, मेरी हर चीज़ पे असरअंदाज होता है, चाहे मामला एक चोर रियासत से लेकर रियासत मदीना तक हो, मामला वहीं का वहीं है, कोई भी हरबा, कोई भी तरीका कामयाब होता नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्टेप्स होंगे मीर साहब जिसके ज़रिए आप इन सिस्टम्स को ठीक कर पाएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस और प्लस आगे के सारे निज़ाम को? देखिए, अभी जो बरेलवी साहब ने बात की है ना, बिल्कुल 100% करेक्ट बात की है। आप बात कर रहे हैं रियासत मदीना, और रियासत मदीना तो अभी रियासत मदीना में नहीं चल रही, तो आप किस रियासत की बात कर रहे हैं? मुझे बताए ना, ह्यूमन राइट्स है वहाँ रियासत मदीना में अभी? आपके पाकिस्तानी और जो एशियंस जाते हैं, क्या उनकी वो इज्जत होती है या रिस्पेक्ट है रियासत मदीना में? हम किसकी बात कर रहे हैं? देखें, बात सुने, हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं, और आप अपने डायनामिक्स को उसको तकड़ा करो। हमारी एक आप कह लो एक डिफरेंट सिचुएशन है इन कंपैरिजन टू लेट्स से सऊदी अरेबिया। इस्लाम वहां आया था, पाकिस्तान में नहीं आया था, ना हिंदुस्तान में आया था। हम कन्वर्ट्स हैं इधर। अब बात आती है, हम यहाँ मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान बनने की, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 35,000 इधर दुकानें खोली हुई हैं, हर मस्जिद के अंदर आपका नया इस्लाम चल रहा है। आप अपने आप को ठीक करो। आप अपने आप को जब तक ठीक नहीं करोगे, और ये एक बड़ी अच्छी बरेलवी साहब ने बात की, और आपके पास कभी मच्छर कॉलोनी का कोई नुमाइंदा आया? बिल्कुल सही बात है। उधर का जो एमएनए एमपी क्या वो मच्छर कॉलोनी में गया है? क्या वो करंगी में गया है?
क्या वो लियाकताबाद में गया? कितने जाते हैं? ये कितने सर्जरीज अटेंड करते हैं? ये नहीं करते। दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल। जब तक आप आवाम के साथ, सिवाय इलेक्शन के दौरान जो आपको एक राब्ता होता है वो भी वोटों के लिए, उसके अलावा मुझे बताओ कितने को होते हैं ये तो सारे इधर उधर वो टीवी पे आके, इनको शौक होता है टीवी पे आके उसको बुरा भला कह दिया, इसको बुरा भला कह दिया, अपने लीडरशिप की आपने चमचागिरी कर दी, एंड दैट्स अबाउट योर जॉब। वो तो इसीलिए तो देखे ना कि हुकूमती तर्जुमान जो है वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए तो हम वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे 2 मिनट के अंदर अगला व्हाट्सएप आ जाता है, फौरन एक बंदा बोल के जाता है, दूसरा आ जाता है। ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं ये हर बंदे का मसला है मुल्क के, लेकिन किसी का कोई तर्जुमान, ना पंजाब हुकूमत, ना वो जो केपी की हुकूमत, ना वफाकी हुकूमत, कोई भी तर्जुमान इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इसका मैं आपको एक चीज बताऊं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट हो, ए से लेके जी तक आप ले लो, वो अगर कोई एक्शन उठाने की कोशिश करेगी, ऑपोजिशन वहां शोर मचा देगी, उसको पॉलिटिकल बना देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बात गेम सिर्फ पावर की हो रही है। क्योंकि वो एक्शन लेता है वो गंदा हो जाता है, वो एक्शन नहीं लेता वो फिर गंदा हो जाता है। यही तो चीज है। आपके सामने ये लाल मस्जिद क्या था? यही एक पॉलिटिकल गेम हो गई। भुगती क्या था? पॉलिटिकल गेम हो गई। आप जो एक्शन लेते हो, पहले कहते हो एक्शन नहीं लेते, जब आप एक्शन लेते हो फिर इसके दूसरे आप कह लो कि ठीक है मीर साहब, नजर आ जाते हैं। हम मुनाफिक हैं। प्लीज, बहुत शुक्रिया। मैं अभी जरा ब्रेक का थोड़ा टाइम है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, मीर साहब भी जो बात कर रहे हैं और बरेलवी साहब ने भी जो बात की है, असल मसला ये है कि शायद आज भी हम वहीं खड़े हैं कि हमें एक वाइज गाय की अभी भी ज़रूरत है। शायद जो आवाम की उमंगें और तर्जुमान जो सोचते थे, जो चाहते थे, शायद वो मामलात जो हैं वहीं के वहीं खड़े हैं जो आज से दहाइयाँ पहले जहाँ खड़े थे। मैं इस ब्रेक के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टरों के मसाइल पे, क्योंकि वो भी एक ऐसा मसला है जो मुसलसल चल रहा है और जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि असूली तौर पे अब तक ये मामला जो है वो हल हो जाना चाहिए था। डॉक्टर्स लॉकडाउन की बात क्यों करते हैं और उनके मसाइल क्या हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम महंगाई पर बात कर रहे थे, डॉक्टरों की भी बात करनी है, लेकिन सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं बात असल में कर रहा था, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का सा राउंड अप दे दूं कि आज शेख रशीद साहब 6,000 रुपए की करप्शन की एक नई कहानी IPPs में सुनाने जा रहे हैं। बता रहे हैं लोगों को जो वीट से और उससे शुगर वाली जो रिपोर्ट है वो 2 हफ्ते लेट होती नज़र आ रही है। नया नैब वाला मामला आ रहा है, लेकिन इन तीनों खबरों के बावजूद मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इन पर प्रोग्राम करूँ, क्योंकि आज जब पहले रमज़ान को जब बाहर बाजार में हर जगह लूटमार नजर आई और जो कीमतें, जो हालात थे, उसको देख के मैंने ये सोचा कि हमें सिर्फ इसी पे बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो होगी, बहरहाल वो डॉक्टरों से मुतल्लिक मैं आपसे थोड़ी सी राय लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि मीर साहब और बरेलवी साहब कहते हैं कि जी ये ना रियासत मदीना है, ना ये सिस्टम बदलेगा, इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक होगा तब होगा। मैंने उनसे सवाल ये है मेरा कि गवर्नेंस कहाँ है? वो रियासत मदीना की गवर्नेंस कहाँ नजर आ रही है? अब तो सिर्फ दिखाने की हद तक, बुखारी साहब दिखाने की हद तक, जो आज से 2-4 साल पहले मजिस्ट्रेट 10 साल पहले कह दिया करते थे 1-2 रुपए कम ऊपर ज्यादा, वो भी करने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं, वो मेरी समझ से तो हमेशा बालासर रही है। वैसे तो 3 किस्म की रियासत मदीना थी, एक रसूल करीम के आने से पहले, एक उनका दौर और एक उसके बाद का दौर। ये अब आप तय कर ले खुद ही इसको। मैं तो कहूंगा तो मेरे बारे में तो ये एलिगेशन है कि मैं हुकूमत के हक में कोई बात नहीं करता, लेकिन कोई बात उस दौर की रियासत मदीना की नहीं है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। उनके दौर में जो रियासत मदीना थी एक मॉडल था। वो मॉडल कहाँ नजर आता है सिवाय इसके कि ये बार बार इसका तज़किरा करके मेरे ख्याल से गुस्ताखी का मर्तकब होते हैं, क्योंकि कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको आप इक्वेट कर सकते हो उस रियासत मदीना से। क्या रियासत मदीना में रसूल करीम के इर्द गिर्द जो लोग थे, जो बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज्जत लोग थे, उनकी मिसालें मौजूद हैं। क्या उनमें से कोई ATM मशीन थी? क्या उनमें से कोई चोर थे, चीनी के या आटे के चोर थे उनके इर्द गिर्द? खुदा के वास्ते अब ये तस्करा बंद होना चाहिए कि रियासत मदीना है। जिस किस्म की चोरों की और डाकुओं की बात ये करते थे, उनसे बड़े चोर और डाकू ये खुद साबित हो रहे हैं।
तो किस रियासत मदीना की बात करते हैं? खुदा के लिए यार, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आइंदा पाकिस्तान की इस हुकूमत को और इस दौर को रियासत मदीना से इक्वेट ना किया करें। वो बहुत अलग चीज थी। आप देख लीजिए, जिस तरफ भी आप उठा के नजर देखते हैं आपको करप्शन 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 नजर आती है। रमजान आया है, आगाज हुआ है अभी आज से, और आप देख लें कीमतें कहाँ पहुंच रही हैं। क्या ये रियासत मदीना होती है? देखिए भाई साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो तो ठीक है, एक स्टेट मशीनरी भी कोई चीज़ हुआ करती थी। आपको याद है मजिस्ट्रेसी भी थी। अब आप तो माशाल्लाह हमारे उस्तादों में हैं। मुझे तो 2 दिहाइयाँ बदकिस्मती से वो 1 रुपये से 2 रुपये और आज 100 रुपये से 200 रुपये, मेरी तो सारी सहाफ़त इसी में गुजर गई है। 20 साल पहले भी यही बहस थी, आज भी यही बहस है बदकिस्मती से। लेकिन वो जो मजिस्ट्रेसी थी, जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था, आहिस्ता आहिस्ता वो इस हद तक खत्म हुआ है कि अब तो दिखाने की हद तक या दिखावे की हद तक भी नहीं नजर आ रहा कि कोई जगह किसी जगह छापे पड़ जाएं, कोई थोड़ा सा कंट्रोल नजर आए, कोई थोड़ा सा इनको खींचातानी की जाए। ये तो बिल्कुल ही लूट मार का बाजार गर्म है। बुरे से बुरे हालात में ये होता था कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में कीमतों में थोड़ी बहुत रद्दोबदल होती थी। अब तो एक दुकान से दूसरी दुकान की कीमतें एक जैसी नहीं है, जबकि सामान एक सा फरोख्त हो रहा है। इसलिए कि वो जो मजिस्ट्रेसी के कंट्रोल की आप बात करते थे, ठीक है कि वो एक क्या जान बचाने की कोशिश करते हैं, उनका निजाम था, लेकिन उस निजाम में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जिसे हमें चाहिए था कि हम डिराइव करते, ताकि वो भाई साहब, आप इस मुल्क में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना हुकूमत की मैं अभी इसके सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूँ आपको कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुनिया के 210 मुल्क से अलग एक अपनी राय रखता हो और उस राय के नतीजे में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाए, आप मुझे बताएं ये कौन सी गवर्नेंस है? ये किस अवाम के बहबूद की बात है? यही हाल जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब डीसी सिस्टम होता था, डिस्प्ले करते थे लोग लिस्टों को, तो रेट चेक किया जाता था, ये सब चीजें अब डिमिनिश। अच्छा भाई साहब, आपने उसके मुतालिक बात की, मुझे एक चीज की और की समझ नहीं आ रही। बात थी जब सिंध के डॉक्टरों ने, कराची के डॉक्टरों ने लॉकडाउन की बात की तो कहा गया कि जी ये सिंध हुकूमत जानबूझ के खुद करवा रही है और ये सियासत हो रही है। फिर उसके बाद लाहौर में बात हुई, फिर उसके बाद पेशावर में बात हुई, आज इस्लामाबाद के डॉक्टर्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है लॉकडाउन कर दें, अगर आप ये लॉकडाउन नहीं करेंगे तो आपके हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। और प्लस ये है कि वो अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं, अपनी किट्स मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने नहीं दी, ये हमें मुखय्यर हजरात ने दी हैं। तो ये इस तरह के सिस्टम में ये लॉकडाउन वाली जो कहानी है, बेसिकली ये क्या है भाई साहब? कि हालात खराब हो जाएंगे, हालात तो खराब हो गए हैं। आप आज के दिन को पिछले 20 दिन पहले के दिनों से कंपेयर करके देखें तो स्काई रॉकेट जा रहा है आपका डेथ टोल भी, और आपके जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटली एक डिनायल मोड में था। उसने लॉकडाउन का तज़किरा इस तरह किया जैसे बहुत बड़ा कोई मजाक किया जाता है, और हमेशा ये कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस प्राइम मिनिस्टर को ये समझना हो कि जी अगर आप मुकम्मल तौर पर 14 दिन का लॉकडाउन कर लेते हैं तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लें जहां पर ये मर्ज अपनी शक्ल उभार रहा है, उनको कंट्रोल करना, उनको सील करना फिर आसान हो जाता है। सिंध में जहां कुछ थोड़ा सा काम इस हवाले से हो रहा था, उसको ग्रज करके अपने वजीरों की एक फौज जो है वो वहां रवाना कर दी कि जाइए जनाब, आप वहां जाके खर्च जितना डाल सकते हैं और सदके चले जाए उनके, चाहे वो वाडा साहब हैं, चाहे वो मुराद सईद साहब हैं, चाहे वो अली जैनी हैं। वो गंद डाला उन्होंने कि जहां को थोड़ा बहुत काम हो रहा था वहां के ताजरों को और ट्रांसपोर्टर्स को उकसा के जो सूरत हाल सिंध में मौजूद है वो आपके सामने है। अच्छा खासा वहां पर काम हो रहा था, उलमाए दीन को भी उन्होंने साथ अपने मिला लिया था। यहाँ साजिश करके फेडरेशन में फिर उनमें से कुछ उलमा को अपने साथ मिला के उसको भी अंडू कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि जहां हुकूमत इस किस्म के जोड़ तोड़ का शिकार हो, इस किस्म के छोटे लेवल पर जाके ऑपरेट करके इकाइयों में, यानी क्या कहना चाहिए, नफरत जो है उसको पनपने दे रही हो, उस हुकूमत वो तो, लेकिन वो तो भाई साहब राय दूं आपको, वो तो वफाकी हुकूमत तो सिंध हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके तर्जुमान तो कह रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत ये काम कर रही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतना उलट चल रहा है सारा कुछ आपके सामने है। देखिए, हम मीडिया के लोग जो है हमें वो पार्टीजन बना देते हैं, हमें कहते हैं हम हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर सिंध में चीजें रिपोर्ट हो रही थी तो वो सब कुछ हमारे सामने था, लोगों ने जाके खुद भी देखा।
उनको चूंकि WHO ने भी तारीफ कर दी थी सिंध हुकूमत की, वर्ल्ड बैंक ने भी हाँ जी, तारीफ कर बिल्कुल दी की। थी, लिहाजा वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। उसके बाद हमने ना सिर्फ ये कि हम यहाँ उनके इकदाम का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया और वो भी ऑलमोस्ट बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं। ये कहाँ करती हैं फेडरल हुकूमत? फेडरल हुकूमतें इस तरह थोड़ी करती हैं। फेडरल हुकूमतें तो अपनी इकाइयों को स्ट्रेंथन करती हैं, उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको इंकरेज करती हैं ताकि वो और इफेक्टिवली ऐसे काम कर सके। हमारे यहाँ तो बहुत बदकिस्मती की बात है, मुझे इजाजत दीजिए कहने की कि हम तो कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए जनाब, हम सबके साथ जो सलूक तुमने करना है वो करो, क्योंकि हम तो कुछ करने की तैयार नहीं। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। हमारे साथ मीर साहब बरेलवी साहब और सलीम बुखारी साहब मौजूद थे, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दो चार बातें बड़ी अहम रहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रियासत मदीना है, ये जो इमरान खान साहब जैसा कहते हैं वैसी कोई चीज़ें हमारे सामने नज़र नहीं आ रही। आवाम को लूटा जा रहा है, सड़कों पर सरेआम लूटा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात करने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी तर्जुमानों की फ़ौज जो है, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ज़रूर उछाल सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए नहीं बोलना चाहते, नहीं बोल सकते। दूसरा मसला ये है कि डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है, लॉकडाउन ना किया गया तो मामला हाथ से निकल सकता है। अभी भी वक्त है, संभल जाएं, लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करके अपने मुल्क को, अपने हालात को समझते हुए, अपने वसाइल को सामने रखते हुए हमें जो है इस तबाही से बचा लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।